हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी सेकंड बुक है, इसका चैप्टर नंबर 5 यानी कि अधिकार जो चैप्टर है, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो भी साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। तो देखिए, सिलेबस देखिए, टोटल हमारी बुक 2 में से 8 चैप्टर हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, फिर हमारे बचेंगे 3 चैप्टर। ये भी मैं आपके 2-4 दिन के अंदर अंदर करा दूंगा। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। क्लास 11th ESP ये सर्च करना है आपको। ठीक है, अगर आप इसे सर्च करोगे तो ग्रुप आएगा, उसको ज्वाइन करो और पीडीएफ आपको मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकार क्या होता है, यानी जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आपने सुना होगा मौलिक अधिकार या सामान्य कानूनी अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार आपने सुने होंगे, या फिर आपने कई बार कहा होगा काश हमें इस चीज़ का अधिकार होता, या हमें सरकार के द्वारा इस चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए। या आप देखते हो कई बार क्या होता है, धरना प्रदर्शन होता है, कई सारे जो लोग होते हैं वो धरना करते हैं, सरकार से कुछ अधिकारों की मांग करते हैं। तो आखिर ये अधिकार जो होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, ये हमें समझना है। इसके बाद हम पूरे चैप्टर को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, अधिकार क्या होते हैं। अधिकार होते हैं दावा। अधिकार को हम दावा कह सकते हैं या फिर इसको हम मांग कह सकते हैं। ठीक है, अधिकार एक प्रकार का दावा है या मांग है जिसका औचित्य सिद्ध हो। औचित्य सिद्ध का मतलब है कि आप जो दावा करोगे या सरकार से जो मांग करोगे वो जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि भाई मान लो कहीं पे किसी व्यक्ति को समानता नहीं दी जा रही, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो सरकार से मांग करेगा कि भाई मुझे समानता चाहिए, मुझे तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो सकती है उसकी मांग, उसका अधिकार कह सकते हैं कि उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति ये बोले भाई कि मुझको तो भाई बम बनाना है, ठीक है, मैं बम बनाऊंगा और इधर उधर बम फोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या उसको ये नुकसान ये मतलब अधिकार मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इसका औचित्य सिद्ध है? नहीं। औचित्य सिद्ध का मतलब है कि उसकी मांग जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए और समाज उसको सही बताता हो। ठीक है, हमारा संविधान उसको सही बताए, सरकार सही बताए, समाज सही बताए, यानी उसको सही माना जाएगा। यहाँ पे अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, कोई डिमांड कर रहा है कि मुझे अधिकार चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे यस ठीक है, इसको अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन कोई बोले कि मुझे कोई इलीगल काम करना है, मुझे ड्रग्स बेचने हैं, तो क्या ये हम अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको, इसका औचित्य सिद्ध नहीं है। ठीक है, यानी अधिकार ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अधिकार ये बताता है कि नागरिक जो है व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते, ठीक है, किसका हकदार है, यानी कि जो भी हमारे देश का नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, मनुष्य है, वो किस चीज का हकदार हो सकता है, ये चीज हमें अधिकार से पता लगती है। हालांकि हमें तो सारे अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा, लेकिन कभी ना कभी इन अधिकारों के ऊपर चर्चा हुई होगी। जब हमारा संविधान बना होगा, संविधान को बनाया जा रहा होगा, तो संविधान सभा में ये बात चली होगी कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए, हमें वोट देने का अधिकार देना चाहिए, हमें किसी को अपनी पसंद से रहने का अधिकार देना चाहिए। ठीक है, ये सारे अधिकारों की मांग जो है कहीं ना कहीं चली होगी। ठीक है, तो ये बातें हैं। आगे देखो, ये ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, यानी हम इसको अपना ड्यू समझते हैं। ठीक है, जो अधिकार होते हैं ना, इसको हम अपना मतलब हक के रूप में देखते हैं कि भाई ये तो हमको मिलना ही चाहिए, अधिकार सबके लिए कंपलसरी होते हैं, इस तरीके से इसको देखा जाता है। और ऐसी चीज जिसे शेष समाज वैध दावे के रूप में स्वीकार करे, ठीक है, यानी इसको वैध, पूरा समाज इसको जेन्युइन माने। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था, एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, मुझे समानता का अधिकार चाहिए, तो सारा समाज ये कहेगा हाँ भाई इसको समानता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी समाज क्या कह रहा है, उसको वैध कह रहा है, यानी उसको लीगल बता रहा है कि हाँ भाई ये जो दावा है ये वैध है। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रग्स लूँ और मैं ड्रग्स सप्लाई करूँ, ठीक है, लोगों को नशे में ढाल दूँ, तो क्या ये दावा वैध हो सकता है समाज के सामने? तो हम कहेंगे ये दावा समाज के सामने वैध नहीं है। तो वही है कि मतलब ये जो अधिकार होता है ये एक ऐसा दावा होता है, ठीक है, जिसको तभी स्वीकार किया जा सकता है जब समाज उसको वैध माने, यानी कि वो जेन्युइन हो, किसी को नुकसान ना पहुंचाता हो। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वह चीज जिसे जरूरी और वांछनीय समझे अधिकार है, ये भी है। ये भी मत समझना कि हर चीज को हम अधिकार के रूप में देख लें। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखो, समझो, क्योंकि देखो ये रटने वाली चीज नहीं है, एनसीईआरटी में दे रखी है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसको समझोगे नहीं, पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझो। ये एक बच्चा है जो एक स्कूल का स्टूडेंट है। ठीक है, अब समझते हैं
कहता है कि भाई मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। अब ये हो सकता है कि कोई बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ता है, उसका मन करता है कि भाई मैं स्कूल की यूनिफॉर्म को ना पहनूं, उसकी इच्छा हो सकती है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि स्कूल उसको अलाउ करेगा? सोचो, नहीं करेगा। भाई स्कूल अगर बोलेगा कि तुम जैसे मर्जी वैसे कपड़े पहन के आ जाओ, तो फिर यूनिफॉर्म का जो वहां पे नियम बना रखा होगा उसका क्या मतलब रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, किसी की इच्छा कुछ भी हो सकती है, मेरी इच्छा कुछ भी हो सकता है भाई मेरा कुछ गलत काम करने का मन करता हो, कोई गैर कानूनी काम करने का मन करता हो, तो वो मेरी इच्छा है। लेकिन उसको मैं ये बोलूं कि भाई मुझे इसका अधिकार मिलना चाहिए, तो ये चीज समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए हर दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो दावा ये भी देखना चाहिए, वो दावा समाज उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं, वो दावा जेन्युइन है या नहीं, उस दावे पे अधिकार दिया जा सकता है या नहीं, इन सब चीजों को। ठीक है, इसका देखो आगे देखो, इसका मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूं वो पहनने और जब चाहूं तब घर लौटने का अधिकार है। ठीक है, अब यहां पे समझिए, एक बच्चा है जो कह रहा है कि मेरा मन करता है, मेरी इच्छा है कि मैं स्कूल में जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको ना पहन के अपनी मनपसंद के कपड़े पहनूं। ठीक है, इसकी इच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि उसको उसकी इच्छा के अनुसार बोल दिया जाएगा कि हाँ जो मर्जी वो पहन के आ जाओ, स्कूल में जीन्स पहन के आ जाओ या कोई भी कपड़ा पहन के आ जाओ। ठीक है, उसको वो चीज़ अलाउ नहीं किया जाएगा, वो उसका अधिकार नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि उसकी मांग जो है वो गलत है। अगर किसी की मांग सही है तो उसको अधिकार बनाया जा सकता है, और अगर मांग गलत है तो उसको अधिकार नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मांग को अधिकार यानी दावे को अधिकार कौन बनाएगी? हमारी सरकार बनाएगी। ठीक है, हमारा संविधान बनाएगा उसको। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अधिकार ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, यही बताया था ना स्टार्टिंग में। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ हम समझ गए हैं, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो, यानी जो चीज जेन्युइन हो, जो चीज ठीक हो। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, अधिकार उन बातों का द्योतक है, यानी अधिकार उन बातों की ओर इशारा करता है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझें। ठीक है, यानी अधिकार जो है इन बातों की ओर इशारा करता है जिससे कि कोई व्यक्ति सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करे। ठीक है, क्योंकि अधिकार सबको जरूरी है। अब आप एक चीज सोचिए, थोड़ा सा ना इमेजिन करिए, हुआ क्या था कि साउथ अफ्रीका में जो काले लोग होते थे, यानी जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो काले रंग के होते थे, ठीक है, उन काले लोगों पे शासन कौन करता था? आप सभी जानते हैं, उन काले लोगों पे गोरे लोग शासन करते थे। अब ये गोरे लोग कौन थे भाई? ये गोरे लोग जो थे ये अंग्रेज थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? ये यूरोप से आए थे, ब्रिटेन वगैरह के थे। तो ये अंग्रेज लोग इन काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, गलत व्यवहार करते थे। ठीक है, इन काले लोगों के साथ नस्ल वाला भेदभाव होता था, यानी रंग रूप को लेकर इनके साथ भेदभाव होता था। इनको समानता नहीं मिली थी, यानी इनको समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था। ठीक है, और इनके साथ मतलब बहुत गलत होता था। तो आप समझिए ये क्या है। तो यहाँ पे इनको कोई अधिकार ही नहीं था, कहीं ना कहीं गोरे लोग उन पे राज कर रहे थे और जैसा मर्जी वैसा इनको चला रहे थे, तो इनको अधिकार नहीं थे। तो अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार कहीं ना कहीं सम्मान और गरिमा। ठीक है, हमें मतलब अधिकार मिलते हैं तो हम सम्मान और गरिमा से अपना जीवन बसर कर सकते हैं। अगर हमको अधिकार नहीं मिलते ना, तो हम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ठीक है, मान लो जैसे भारत में देखें, भारत में जाति प्रथा, जाति प्रथा में कुछ जातियों को ऊंचा माना गया, कुछ जातियों को नीचा माना गया। जो ऊंची जाति के लोग थे, जो अपने आप को उच्च मानते थे, वो नीची जाति वाले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, गलत होता था। ठीक है, तो क्या उनके साथ भेदभाव होता था? तो बिल्कुल होता था। तो उनको अधिकार थे? नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उनको एक सम्मान वाली जिंदगी नहीं मिलती थी, उनको कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके से दबाया जाता था, कुचला जाता था, जो भी है। तो यही कहा जा रहा है कि अगर अधिकार जो है ना, कहीं ना कहीं सम्मान और गरिमा की बात करते हैं। तो आपको यहां समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आजीविका का अधिकार। आजीविका मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार। ठीक है, तो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आजीविका का अधिकार कहीं ना कहीं जरूरी है। लोगों को अपने हिसाब से जो वो काम करना चाहें वो काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। कोई भाई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कोई भी काम करना चाहता है, उसको उसकी आजीविका का अधिकार होना चाहिए। अगर उसको उसकी आजीविका का अधिकार होगा तो वो एक सम्मान वाली जिंदगी जी पाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर रोजगार में नियोजित होना यानी किसी रोजगार में लगना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है। जब व्यक्ति किसी रोजगार में होगा तो उसकी कमाई होगी, कमाई होगी तो वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे को वो अपने लिए खर्च कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसकी गरिमा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आजीविका का अधिकार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो,
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने आजीविका का अधिकार देखा, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कह रहा है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार। ये अधिकार हमको सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है, ठीक है। अगर हमें अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, तो कहीं ना कहीं हमें सृजनात्मक का मतलब है क्रिएटिव, ठीक है, हमें क्रिएटिव बनने का, मौलिक होने का मौका देगा, यानी हम कुछ नया कर सकते हैं। हमें अधिकार है, हम अपनी बातों को किसी को बोलकर बता सकते हैं, हम अपनी भावनाओं को लिखकर बता सकते हैं, हम अपनी बातों को संगीत के जरिए, नृत्य के जरिए या किसी भी रचनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लो समाज में किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है तो उसका जीवन जो है वो सम्मान वाला हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अधिकार बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, और पूरा चैप्टर अधिकार के ऊपर ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, अगर सोचो समाज में किसी के पास अधिकार ना हो तो क्या वो एक बेहतर जीवन जी सकता है? तो आप कहोगे नहीं जी सकता। तो अधिकार जो होता है हमारी बेहतरी यानी हमारी भलाई के लिए जरूरी है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर होती है, हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं अधिकार। ये लोगों को उनकी दक्षता, ठीक है, उनकी प्रतिभा के को विकसित करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आपने बहुत सुना है। शिक्षा का अधिकार जो है हमारी तर्क शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। अगर लोग शिक्षित होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो उनके सामने कोई कुछ बातें कहेगा तो वो उस पर तर्क कर पाएंगे, ठीक है, उसके उसके उस पर विचार कर पाएंगे, चिंतन मनन कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार जो है हमको कौशल यानी स्किल भी प्रदान करता है, और जीवन में सूझबूझ का चयन करने में यानी सोच समझकर करने में, कोई भी कार्य करने में सक्षम बनाता है हमको, ठीक है। फिर व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसको सार्वभौम अधिकार माना गया है, ठीक है। एजुकेशन को यानी शिक्षा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये सार्वभौम अधिकार माना जाता है, यानी सभी के लिए होना चाहिए। आपको पता है हमारा संविधान जो है सभी को शिक्षा की बात करता है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब क्या है? सभी के लिए शिक्षा। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर कोई कार्यकलाप यानी कोई भी काम हमारे स्वास्थ्य और हमारे कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसको अधिकार नहीं माना जा सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम है जिसके जरिए हमारा स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ खराब होती है या फिर किसी और की हेल्थ को नुकसान करता है तो उसको कभी अधिकार नहीं माना जा सकता। इसका एग्जाम्पल है, डॉक्टरों ने एक रिसर्च करी और ये पता लगाया कि जो नशीली दवाएं हैं वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब कोई व्यक्ति नशीली चीज़ों को लेता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई मान लो नशीला पदार्थ शराब ले रहा है, या फिर कोई भी धूम्रपान कर रहा है मान लो, या कोई इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन से भी नशा करने लगते हैं लोग आजकल। अगर इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो उससे क्या होगा? उससे उसको नुकसान होगा। तो क्या आप कह सकते हो कि ये आदमी बोले नहीं ये तो मेरा अधिकार है, मैं तो भाई मैं नशा करना चाहता हूँ, ये मेरा अधिकार है? क्या समाज इसको कभी भी एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्या इसको सरकार एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीजें अधिकार नहीं बनाई जा सकती जिससे कि खुद को भी नुकसान हो रहा हो और किसी दूसरे को भी नुकसान हो रहा हो, ठीक है। किसी की हेल्थ को अगर इससे नुकसान हो रहा है तो इसको हम अधिकार नहीं बता सकते, क्योंकि हमें भी नुकसान है, हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान है। मान लो कोई सिगरेट पीते हुए जा रहा है तो उसके धुएं से किसी दूसरे व्यक्ति को भी तो नुकसान हो सकता है। जो दूसरा व्यक्ति नहीं पी रहा है सिगरेट लेकिन उसको धुआं तो उसकी नाक में जा रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार नहीं कहा जाएगा। तो यही बातें आपको यहाँ पे बता रखा है। तो अधिकारों, अब यहाँ पे आपने इतना समझ लिया। अब एक चीज देखिए, अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान या फिर जो जो बैन है, जो दवाइयाँ, कोई नशीली चीज है, उसके सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी मान्यता नहीं दिया जा सकता, वो हमेशा गलत है और गलत ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, चलिए अधिकार हमने समझ लिए, अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है ये भी हमने समझ लिया, अधिकार का क्या महत्व है एक इंसान की जिंदगी में ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि अधिकार कहाँ से आते हैं, ये अधिकार कहाँ से मिलते हैं। अब देखो, हमारा संविधान जब बना, भारत का संविधान, तो उस संविधान में लोगों को अधिकार मिल गए, ठीक है। अब मौलिक अधिकार भी मिल गए और अन्य प्रकार के अधिकार भी मिल गए। चलो, हमें तो जन्म लेते ही अधिकार मिल गए क्योंकि हमारा संविधान देता है। लेकिन क्या जब हमारा संविधान नहीं बना था तो उससे पहले जब अंग्रेजों का शासन रहा होगा या मुगलों का शासन रहा होगा या उससे पहले और किसी का शासन रहा होगा, तो क्या कोई अधिकार नाम की चीज होती थी उस जमाने में? तो अधिकार तब भी होते थे, ठीक है। हो सकता है कोई अधिकार कम हो, ज्यादा हो, लेकिन अधिकार तब भी होते थे। तो अधिकार आखिर आते कहाँ से हैं, इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं।
तो 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकार जो थे, उन्होंने अधिकारों की जो प्रकृति है उस पर दिए गए विचारों को स्पष्ट करते हैं ये, और कहते हैं कि इसमें प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा उनके महत्व को भी बताते हैं। ठीक है, 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे, जो विद्वान थे, उन्होंने हमारे अधिकारों की प्रकृति, उसका नेचर बताया है। ठीक है, और ये भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो अधिकारों का अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया और उसका क्या महत्व है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। अब अधिकारों का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये क्या क्या है, कहाँ से आता है। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि अधिकार जो होते हैं ना, वो ईश्वर या प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने कहा है कि अधिकार तो हमें ईश्वर दे के भेजता है, हमें पहले से ही अधिकार मिले हुए हैं, ये अधिकार जन्मजात होते हैं। कुछ कहते हैं कि ये तो जन्मजात है, बच्चा जन्म लेता है उसको अधिकार मिल जाते हैं, और किसी व्यक्ति या शासक के द्वारा उसको छीना नहीं जा सकता, यानी कोई व्यक्ति, कोई शासक उसको कभी छीन नहीं सकता। क्या आप इस अवधारणा से सहमत हैं? कमेंट में बताइए। क्या अधिकारों को छीना नहीं जा सकता? बिल्कुल छीना जा सकता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे तानाशाही वाला शासन रहा है, वहाँ पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं होते थे लोगों को, कई प्रकार के अधिकार नहीं होते थे। अब जन्म तो वो भी ले रहे हैं ना, जन्मजात, उनको कहाँ अधिकार मिल रहे हैं? तो क्या ये चीज सही हो सकती है? आप खुद से सोचिए। तो कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं। आगे देखो, 3 मुख्य प्राकृतिक अधिकार बताए इन्होंने। जीवन का अधिकार, यानी जन्म लेना, जो पैदा होता है उसको अपना जीवन जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। ठीक है, आगे देखते हैं प्राकृतिक अधिकारों का महत्व क्या है। ये अधिकार सभी मनुष्यों को व्यक्ति होने के नाते अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य हैं तो उनको अपने आप ही ये सारे अधिकार मिल जाते हैं। आगे क्या कहा गया है कि अन्य अधिकार इन्हीं बुनियादी अधिकारों से उत्पन्न हुए हैं। ये जो 3 अधिकार हैं, इसी से फिर अलग अलग अधिकार निकले हैं। समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, कोई भी अधिकार हो, इन्हीं से निकले हैं। इन अधिकारों का जो दावा है, ये दावा किया बिन मतलब दावा किए बिना भी व्यक्ति के पास इनका अस्तित्व होता है। ये बिना किसी दावे के भी ये अधिकार लोगों के पास होते हैं, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। और आगे देखते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में, ये जो प्राकृतिक अधिकार की बात है ना, ठीक है, इसकी जगह पे एक नया शब्द आ गया है, वो है मानव अधिकार। ठीक है, यानी प्राकृतिक अधिकार की जगह पे मानव अधिकार, जिसको ह्यूमन राइट कहते हैं, इसका उपयोग ज्यादा होने लगा है। ठीक है, और इसके पीछे कारण ये है कि आधुनिक दृष्टिकोण में, आज के समय में जो दृष्टिकोण है आधुनिक, इसमें अधिकारों की जो प्रकृति है या ईश्वर प्रदत्त होने का जो विचार है, ये अस्वीकार किया गया है। यानी इसमें इन्होंने नहीं माना है कि अधिकार जो है ईश्वर से मिलते हैं, अधिकार हमें जन्मजात मिलते हैं, इस चीज को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अधिकार तो हमें जन्मजात मिलते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कोई छीन ही नहीं सकता, ऐसा ऐसा पढ़ा था। लेकिन अब के समय में ये धारणा बदल रही है। दूसरे विद्वान आए, उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, ईश्वर से ये अधिकार नहीं मिले हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं समाज में ही मिले हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण में इसको अलग नजरिए से देखा जाता है, और प्राकृतिक अधिकार शब्द यूज किया जाता था, अब उसको हटा दिया गया। अब नया शब्द आया है मानव अधिकार। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे देखो, प्राकृतिक अधिकारों के स्थान पे मानव अधिकार जो है ये आ गए हैं, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का स्थान अब किसने ले लिया है? मानव अधिकारों ने। ठीक है, पहले अधिकारों को प्रकृति या ईश्वर के द्वारा दिया गया माना जाता था, लेकिन अब इसको कम मानते हैं। ठीक है, अब मानव अधिकार का महत्व जो है लाइफ में लोगों की, वो ज्यादा बढ़ गया है। आगे देखते हैं अधिकारों का आधुनिक दृष्टिकोण। अभी जो लेटेस्ट आपका मॉडर्न जो नजरिया है अधिकारों को देखने का, वो क्या है, इसको समझते हैं। तो कहते हैं कि अधिकार अब उन गारंटियों के रूप में नहीं देखे जाते जो मनुष्यों ने स्वयं को विकसित की है। ये गारंटी एक बेहतर और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, यानी अधिकारों में हमें कुछ गारंटी भी मिलती है, अधिकारों की गारंटी, और इससे कहीं ना कहीं मनुष्य जो है एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। अब गारंटी से मुझे एक चीज याद आई, हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान, वो हमें कुछ अधिकार देता है जिसको कहा जाता है मौलिक अधिकार। क्या हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है? तो आप कहोगे यस, हमने तो पढ़ा है। हमने बुक 1 में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है, पूरा चैप्टर पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है ना, ये अधिकार जो हमें मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हमारे संविधान से मिलते हैं। हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है। अब ये अधिकार जो है, ये गारंटी वाले अधिकार हैं, यानी हमारे मौलिक अधिकार हमें गारंटी से मिले हुए हैं। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, और वो आपके अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करवाएंगे, क्योंकि इन अधिकारों की गारंटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव अधिकार सभी मनुष्यों के समानता, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के लिए हैं। ठीक है,
और ये किसी भी प्रकार की असमानताओं को चुनौती देते हैं। तो मानव अधिकार क्यों दिए गए? मानव अधिकार क्या होता है? सभी लोग समानता से रह सकें, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, ठीक है, स्वतंत्र है, अपनी गरिमा, अपनी एक इज्जत वाली जिंदगी, ठीक है, एक इज्जत वाली जिंदगी जी सकें, इसलिए मानव अधिकार दिए जाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की असमानता को स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मानव अधिकार का जो मूल कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट है वो है समानता और विशिष्टता। क्योंकि भाई आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है, ठीक है, उसे केवल मनुष्य होने के नाते समान और विशिष्ट का महत्व दिया गया है, या फिर उसको समानता का सिद्धांत कह लो, या उसको विशिष्ट माना गया है, उसको समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। दूसरा है समान अवसर। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता और अपनी संभावनाओं को साकार करने का समान अधिकार है, ठीक है। सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए जिससे वो क्या है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, अपना विकास कर सकें। फिर है असमानता का विरोध। आपको पता है समाज में असमानता भी होती है, नस्ल के आधार पे भेदभाव होता है, जाति के आधार पे भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे भेदभाव होता है, लिंग के आधार पे भेदभाव होता है, ठीक है। ये असमानता होती है और इसको खारिज करता है मानव अधिकार। मानव अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई असमानता नहीं मानी जाती, ठीक है। हालांकि देखो हम पढ़ते किताब में कितना अच्छा अच्छा है कि ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन रियलिटी ये होता है कि संविधान ने हमको अधिकार भी दिए हैं, लेकिन फिर भी समाज में भेदभाव होता है। संविधान हमारी समानता की बात करता है, लेकिन समाज में आपको भेदभाव दिखेगा, चाहे वो जाति को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, नस्ल को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, ये चीज़ होती होती है। आगे देखते हैं मानव अधिकार की सार्वभौमिकता, ठीक है। मानव अधिकार पूरी दुनिया में जहां पे भी मनुष्य रहते हैं सभी जगह उनको अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, ये बातें करता है। मानव अधिकार का उद्देश्य है हर व्यक्ति, ठीक है, दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति रहता हो, हर व्यक्ति के आंतरिक मूल्य और गरिमा को मान्यता देना, यानी वो जो चाहता है उसको मान्यता मिलनी चाहिए, ठीक है, अगर वो सही चीजों को चाहता है तो। कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, सभी चाहते हैं कि भाई उनको स्वतंत्रता मिले, ठीक है, स्वतंत्र होकर वो अपने जीवन को जी सकें, सभी यही चाहते हैं। इसीलिए इसको मानव अधिकार की सार्वभौमिकता कहा जाता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मानव है सभी को अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ और मानव अधिकार, जो यूएनओ है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ जो है वो भी कहता है मानव अधिकारों के बारे में। तो सार्वभौम घोषणा पत्र जो है ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को मान्यता देने का प्रयास करता है, ठीक है। ये दावों को विश्व समुदाय के द्वारा स्वीकृत करता है और उन्हें वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रयास करता है कि जो भी दावे हैं, जो भी जो मांग है, अगर वो मांग जेन्युइन है, ठीक है, तो वो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाए उसको और उन्हें पूरी दुनिया के स्तर पर लागू किया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूं। फिर आपको पता है अलग अलग समाज में ये जो मानव अधिकार है ना, ये अलग अलग समाज में जैसे जैसे नए नए खतरे सामने आते गए, जैसे जैसे नई नई चुनौतियां सामने आती गई, वैसे वैसे मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई। मानव अधिकार में क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक विकास का अधिकार, ठीक है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, रोजगार का अधिकार, बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं मानव अधिकारों में। तो जैसे जैसे नई नई चुनौती, नए नए खतरे सामने आते गए, वैसे वैसे मानव अधिकार की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। जिनका लोगों ने दावा किया, जैसे जैसे लोगों ने दावा किया वैसे वैसे ये अधिकार बढ़ते गए। हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत हैं और इसमें स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगे पैदा की है। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया, जैसा आप देख रहे हो, पहले पता है आपको, ये पर्यावरण का अधिकार आज के समय में बोलते हैं स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए। पहले ये अधिकार ही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि पहले पॉल्यूशन ही नहीं था, पहले ये सारी समस्या ही नहीं थी, तो इसकी कभी किसी को जरूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण में प्रदूषण होने लगा, पीने का पानी दूषित होने लगा, ठीक है, उस पानी से लोगों को बीमारियां होने लगी, जैसे जैसे कहीं ना कहीं स्वच्छ हवा की कमी होने लगी, तो ऐसे में इनकी मांग उठने लगी। तो ये नए नए अधिकार बनते गए, इसको मानव अधिकार में जोड़ा गया। जैसे कि एक स्वच्छ पर्यावरण चाहिए। अब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस देश में पर्यावरण को, पोल्यूशन को कैसे कम करे, ठीक है, कैसे शुद्ध हवा लोगों तक पहुंचाए। और लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उनको भी उसमें अपनी भूमिका निभानी होती है, ठीक है। युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान, मान लो कोई युद्ध हो, कोई प्राकृतिक संकट हो, तो इस समय अनेक लोग, खासकर जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, जो बीमार हैं, वो कई सारी बदलाव को झेलते हैं। उनके बारे में
नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग पैदा करी। ठीक है, तो ये बच्चों के अधिकार भी जो है आज के समय में ये भी मानव अधिकार में जुड़ गए हैं। ये भी पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यक्रम है उसमें भी इसको रखा गया है कि पूरी दुनिया में ये अधिकार सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। इसको समझते हैं। मानव अधिकार के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसकी सफलता जो है ना वो कुछ कारकों पे निर्भर करती है। यानी कि चाहे कितनी भी अपील कर लो, आप कितने भी दावे कर लो, हमें ये अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसकी सफलता कुछ बातों पे निर्भर करती है। इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है सरकार और कानून का समर्थन। यानी सरकार को भी वो मांग मान्य होनी चाहिए। आपने देखा होगा देश में कई बार धरने प्रदर्शन होते हैं। ठीक है, चाहे वो जैसे भारत का एग्जाम्पल, भारत में किसान आंदोलन चला था ना, तो बहुत सारे किसान जो थे वहां पे आए थे, आंदोलन हुआ था। ठीक है, मैं अभी वाले किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और पीछे वाले, अभी तो जो हुआ था उसमें क्या था आगे देखेंगे। कई बार किसान लोगों ने आंदोलन करा, उन्होंने बोला हमारे लिए ये कानून बना दो। ठीक है, यानी उन्होंने भी कुछ दावे करे, कुछ मांग करी। मांग कह लो आप, दावा अगर ना भी समझ पाओ तो मांग, मांग को समझा करो। ठीक है, दावे के बगल में आप मांग लिखा करो। यानी उन्होंने कुछ डिमांड करी और सरकार अगर चाहेगी तो ही तो कानून बनेगा ना। तो यही बताया जा रहा है इसमें कि मानव अधिकार की अपील चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन जब तक सरकार और कानून का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक उसको हम कानून के रूप में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आखिरकार इसको जो मान्यता मिलती है, अधिकारों को जो कानूनी मान्यता मिलती है वो सरकार के द्वारा ही तो होती है। तो इसको आगे देखेंगे, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो, दुनिया के बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे जो अधिकार हैं वो विधेयक जो है वो वहाँ पे संविधान में रखे गए हैं। संविधान में सारे विधेयक दे रखे हैं। संविधान जो होता है सभी देशों में सर्वोच्च कानून का द्योतक होता है। यानी किसी भी देश में जो शासन चलता है वो संविधान से चलता है। तो जो भी अधिकार होते हैं वो सब संविधान में लिखे होते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी अधिकार है वो सब संविधान में लिखे हुए हैं। इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उनको बुनियादी महत्व प्रदान करती है। यानी कि कुछ खास अधिकार जो है अगर उसको संविधान के द्वारा मान्यता मिल जाए, संविधान उसमें संविधान अपने में शामिल कर ले, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और अपने देश में भी हम मौलिक अधिकार को समझ सकते हैं। मौलिक अधिकार भी हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें संविधान देता है, और हमारा संविधान इसकी गारंटी भी देता है कि सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिलेंगे जो भारत का नागरिक है। और अगर किसी के मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, उसको कोर्ट उसको उसके अधिकारों को लागू करवाएगी। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो संविधान जो होता है ना, संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख हमें संविधान में मिलता है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाज के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये समझिए, जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास या रीति रिवाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ऐसे अधिकार भी संविधान में मिलते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भारत जो है, भारत में क्या होता था, अस्पृश्यता यानी छुआछूत थी। भारत में ऊंची जाति और नीची जाति इस तरीके से जातियां बटी हुई थी। तो जो नीची जाति के लोग थे उनको ऊंची जाति के लोग छूते भी नहीं थे, छूना भी मतलब गलत मानते थे। तो ये भेदभाव था भारत में। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो संविधान ने इसको क्या करा, बैन कर दिया, यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया। और ये देश की परंपरा और सामाजिक कुप्रथा की याद दिलाता है कि समाज में हमारे ऐसा होता था, इसलिए सरकार को कानून बनाना पड़ा और नए कानून में वो सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी कि छुआछूत ये सारी चीजें खत्म है। समझ में आ रहा है? तो यही है कि कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो उनके रीति रिवाज कल्चर में कुछ कमियां थी उसकी वजह से वो बनाने पड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार जो हैं अधिकार को ऐसे दावे के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य को मान्य हो। बिल्कुल, हमारे जो दावे हैं हम कितनी भी मांग करते रहें, लेकिन वो तभी वैध माने जाएंगे, तभी लीगल माने जाएंगे जब उसको राज्य के द्वारा मान लिया जाएगा। राज्य का मतलब यहाँ पे क्या है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से होता है। यानी जब तक सरकार उसको नहीं मानेगी, सरकार उस पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक उसको लीगल नहीं माना जाएगा। ठीक है, चाहे आदमी दावा कितना ही करता रहे। कानूनी मान्यता से हमारे अधिकारों को समाज में खास दर्जा मिल जाता है, क्योंकि जब कानून में आ जाता है तो भाई वो लीगल हो जाता है। आप उसके, अगर वो अधिकार आपको नहीं मिलता तो आप कोर्ट में जा सकते हो। अब मान लो कानून में ये अधिकार नहीं है तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। तो ये भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, देखो ज्यादातर जो मामले होते हैं उसमें जो अधिकार होते हैं ना, वो राज्य से किए जाने वाले दावे होते हैं। ठीक है, और मतलब सरकार के सामने वो रखी जाती मांगे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। राज्य सत्ता मतलब हमारी जो सरकार होती है ना,
उस सरकार से हम अधिकार के रूप में कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं कि हमें मतलब शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए और सभी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, पूरे देश में एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हम ऐसी बातें करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को अच्छे तरीके से समझता है, स्वीकार करता है। ठीक है, लोग अपने अपने तरीके से उसमें सहयोग भी करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल खोल देते हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप भी दे देते हैं और बच्चों को शिक्षा का लाभ भी मिलने लग जाता है। लेकिन जो मेन जिम्मेदारी होती है ना, इसकी मेन जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। सरकार ही पूरे देश में कर सकती है। मान लो अगर आप सोचो कि आप गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल खोल दो, आप एजुकेशन दे दो, कितने बच्चों को आप पढ़ा लोगे? ठीक है, आपके पास उतना फंड नहीं होगा, लेकिन सरकार के पास तो बहुत फंड होता है, बहुत पैसा होता है। तो सरकार को ही मेन ये करना होता है, तो सरकार ही पूरे देश में इस चीज़ को लागू करवा सकती है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जब किसी मांग को वैध मान लिया जाता है तब वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार अधिकार जो है राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपता है। ठीक है, अधिकार कहीं ना कहीं सरकार को भी मतलब एक दायित्व देता है, जिम्मेदारी देता है कि आप इसको लागू कीजिए। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य और क्या नहीं। अधिकार ये भी बताता है कि राज्य यानी सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मेरा जीवन जीने का अधिकार जो है राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करेगा जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा ले। मान लो जीवन जीने का अधिकार है हम सभी को, अगर कोई व्यक्ति हमें मारता पीटता है, हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाता है, तो हम क्या करेंगे? हम उसके खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कानून हमको मान्यता देता है ना कि हमें जीवन का अधिकार है, कोई हमारा जीवन छीन नहीं सकता हमसे। तो यही बातें यहाँ पे बता रखी है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, अधिकार केवल ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है यानी सरकार को क्या करना है, अधिकार ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, या अधिकार सिर्फ ये नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, बल्कि अधिकार ये भी बताते हैं कि राज्य को कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है, राज्य क्या नहीं करेगा ये भी बताते हैं। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अधिकार हो या राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्तियों को स्वतंत्रता का अधिकार है। अब सरकार ऐसे ही किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर मान लो सरकार ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, तो उसके पास अधिकार है, वो जानेगा कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार करा, मुझे किस बिना पे आपने गिरफ्तार किया बताइए। ठीक है, जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जज के सामने उसको वो पूछेगा कि भाई मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, मुझे वारंट दिखाओ, क्या मैंने गुनाह किया है, ठीक है, मुझे गिरफ्तारी का वारंट चाहिए, क्या रीजन है वो बताइए। इस तरीके से कोई भी सरकारी कर्मचारी भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये सब कैसे मिलता है? अधिकार के द्वारा ही तो मिलता है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है। ठीक है, राज्य जो होता है, सरकार जो होता है, वो बहुत शक्तिशाली होती है। सरकार चाहे जो कानून बनाए हैं उसने उसको बलपूर्वक भी लागू करवा सकती है। ठीक है, और बस सरकार को ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सी चीज़ें जनता के हित के लिए है। जनता के हित में अगर कोई चीज़ है तो सरकार उसे काम करवाएगी, क्योंकि सरकार का काम ही होता है कल्याण करना। सरकार जनता के कल्याण के लिए ही तो बनाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अगला है अधिकारों के प्रकार। अभी तक हमने अधिकार देखा, अब अधिकारों के प्रकार को देख लेते हैं। तो अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जैसे भारत है, भारत में भी लोकतंत्र है, तो जो लोकतांत्रिक देश होते हैं यहाँ पे अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। ठीक है, यहाँ अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पे अधिकार की घोषणा किस में मिलती है? हमारे संविधान के अंदर मिलती है। ठीक है, लिखित में सारी चीजें हैं। जैसे कि हमें राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार सभी को मिले हुए हैं। अब राजनीतिक अधिकार क्या होता है भाई? मुझे भी मिले, आपको भी मिले। राजनीतिक अधिकार ये होता है कि हमारे यहाँ पे जो 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है उसको मतदान करने यानी वोट देने का अधिकार हो जाता है। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको भी वोट देने का अधिकार हो जाएगा। चुनाव लड़ने का भी अधिकार है कि आप चुनाव लड़ना चाहोगे तो आप चुनाव भी लड़ पाओगे। ठीक है, आप अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हो तो हमारा संविधान हमें राजनीतिक पार्टी बनाने का भी अधिकार देता है। ठीक है, चुनाव में शामिल होने का अधिकार देता है। तो ये सारे हमारे राजनीतिक अधिकार हैं। ये कहाँ मिलते हैं? हमें हमारे संविधान से मिलते हैं। ठीक है, फिर राजनीतिक अधिकार जो है नागरिक स्वतंत्रताओं से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि नागरिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है ये समझते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार। मान लो अगर हमारे खिलाफ कोई पुलिस, ठीक है, हमको गिरफ्तार करती है या कोई हम क्राइम करते हैं, तो उसमें फिर हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का अधिकार मिलता है। हम वकील कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बेगुनाह है तो वकील करके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है।
फिर विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम अपने विचारों को स्वतंत्र हैं अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होना चाहिए कि हमारे विचार ऐसे ना हो कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो, ठीक है। फिर हमें असहमति प्रकट करने का भी अधिकार है, ठीक है। वाद विवाद करने का भी अधिकार है। तो ये सारे अधिकार हमारा संविधान हमको देता है। लोकतंत्र और नागरिकों की जो बुनियादी जरूरत होती है उसके बीच में क्या संबंध है, इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है बुनियादी जरूरतें और राजनीतिक अधिकार। तो बुनियादी जरूरत क्या होती है, सभी जानते हैं, बेसिक जरूरत। इंसान को क्या चाहिए जीवन जीने के लिए, भाई उसको रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। तो रोटी, ठीक है, कपड़ा मकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनको शिक्षा, ये सारी चीजें जो होती है इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में ये कौन प्रोवाइड कराएगा, हमारी सरकारें प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। ये सब हमारे अधिकार हैं। जिनके पास इन जरूरतों की पूर्ति नहीं है उनके लिए राजनीतिक अधिकार अप्रासंगिक हो जाते हैं। मान लो अगर यही जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है कहीं पे, तो फिर कोई अधिकार का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है, ठीक है। फिर आर्थिक अधिकार की बात करते हैं। आर्थिक अधिकार क्या है, इसको देखते हैं। बुनियादी जरूरत जो हमारी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हमको अच्छा, मतलब पर्याप्त मजदूरी मिले, यानी जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें पैसा मिले और हमें काम करने की अच्छी स्थिति मिले, ठीक है। तो ये सारी हमारे आर्थिक सुविधाएं हो जाती है। लोकतांत्रिक समाज ने इन दायित्वों को स्वीकार किया है और नागरिकों को आर्थिक अधिकार भी प्रदान किए हैं, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक जो देश होगा वहां पे लोगों को आर्थिक अधिकार भी मिलते हैं, वो अपना जो चाहे रोजगार अपना सकते हैं, ठीक है। आपको भी अधिकार मिले, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप डॉक्टर बनना चाहो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, हालांकि आपने सब्जेक्ट ऐसा चूज कर लिया है, ठीक है। आप जो चाहे वो कर सकते हो। अगर आपका कोई मजदूर बनने का मन करता है तो आप मजदूरी कर सकते हो। आप किसी फैक्ट्री को स्थापित कर सकते हो, जैसा आप काम करना चाहो कर सकते हो। ये सब हमारे आर्थिक अधिकार होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर अन्य देशों की प्रथाएं, अन्य देशों में भी देखो क्या क्या होता है। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ देश जहाँ पे जो निम्न आय के लोग होते हैं, यानी जो कम पैसा कमाते हैं, उनको जो सरकार होती है वो आवास देती है, यानी रहने के लिए घर देती है, चिकित्सा की फ्री सुविधाएं भी देती है, ठीक है। और बेरोजगार व्यक्ति जो है उनको एक भत्ता भी दिया जाता है कि आप बेरोजगार हो तो चलो आपके लिए एक फंड दे दिया है कि इतना इतना पैसा आपको महीने का मिलेगा, ठीक है। भारत में भी प्रयास किए गए हैं, क्योंकि भारत में जो गरीबी है वो काफ़ी है। तो भारत में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू करी है, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी है, ठीक है। फिर ये योजना जो है गाँव के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार देती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, वो अपनी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकार के विस्तार और महत्व, इसमें पॉइंट है सबसे पहला आपका कि सांस्कृतिक अधिकार की मान्यता। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है इसमें नागरिकों के जो सांस्कृतिक दावे हैं उसको भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कहता है कि भाई हमको हमारी मातृभाषा में शिक्षा चाहिए, तो सरकारें ये भी कहती हैं कि आप अपनी मातृभाषा में शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हो, यानी आप एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, ठीक है। जैसे भारत में आपको क्रिश्चियन के अलग से आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं, मुस्लिमों के मिल जाएंगे, ठीक है, मदरसे वगैरह इस तरीके से। अगला है अधिकारों की सूची का विस्तार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की जो लिस्ट है वो समय के साथ बढ़ रही है, उसमें नए नए पॉइंट आते जा रहे हैं। ये नागरिकों की जरूरत और समाज की जो बदलती हुई प्राथमिकता है उसको दर्शाता है कि लोगों की जैसे जैसे जरूरतें बढ़ रही है तो वैसे वैसे अधिकार भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बुनियादी अधिकार। कुछ अधिकार जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, ठीक है, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार, ये सारे जो बेसिक अधिकार होते हैं जो कि हमको लोकतंत्र में मिलते हैं, हमारे संविधान के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। तो चलो अभी तक तो हमने अधिकार अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं अधिकार और जिम्मेदारी। अब भाई अभी तक हम कह रहे हैं हमको ये अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए। कौन अधिकार दे रहा है, हमारा संविधान दे रहा है, हमारी सरकार दे रही है। अब हमको चलो अधिकार मिल गए, तो क्या हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, नहीं बनती है? सरकार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति कुछ बनती है जिम्मेदारी। अगर बनती है तो कौन सी जिम्मेदारी बनती है, इसको देखते हैं। तो देखिए, अधिकार केवल हमारी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करते, बल्कि हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां डालते हैं। हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए। अधिकार तो दे दिए, पर आपको भी कुछ जिम्मेदार होना है। अधिकार केवल राज्य पर नहीं, यानी केवल सरकार पे नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों पे भी जिम्मेदारी डालते हैं। एग्जाम्पल, टिकाऊ विकास के लिए राज्य को कदम उठाने के साथ साथ जो हमारे नागरिक हैं उनको भी योगदान देना चाहिए। जैसे आपको पता है आज के समय में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है,
ठीक है। अब ओजोन परत में छेद क्यों हो रहा है? कुछ गैस है जो उसके लिए जिम्मेदार है, एसी से निकलने वाली गैस, फ्रिज से निकलने वाली गैस, अन्य भी गैसें हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? कम एसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या पेड़ पौधे कट रहे हैं आज के समय में, उसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पेड़ लगा सकते हैं भाई, खूब सारे पेड़ लगाओ, जंगलों की कटाई पे रोक लगा सकते हैं, ठीक है। हम अगर नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं तो हमें नदियों को प्रदूषित करने से रोकना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमें अपने समाज के, देश के प्रति होनी चाहिए। आपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं ना, मौलिक अधिकार में हमको संविधान ये अधिकार देता है, तो आपने मूल कर्तव्य भी पढ़े होंगे, मौलिक कर्तव्य भी पढ़े होंगे। आपने मूल कर्तव्य पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना, देश में प्रदूषण ना फैलाना, बहुत सारी चीजें उसमें उसके अंदर होंगी। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी हो उसको भाई स्वच्छ पर्यावरण मिले, स्वच्छ हवा मिले, ठीक है, पेड़ पौधे मिले। ऐसा ना हो कि सारे पेड़ आप काट दो, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मिले ही ना। फिर अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान, हमें अपने अधिकारों का सम्मान करना है, हमें अपने अधिकार चाहिए, ये तो सबको सुना है आपने। लेकिन हमें दूसरों लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अधिकारों का उपयोग करते समय हमें दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमको है, लेकिन हमें दूसरों को भी, उसको किसी को उकसाना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्ति की जो पसंद है, ठीक है, उसका जो कपड़े पहनना है या उसका जो संगीत सुनने की स्वतंत्रता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब जैसे मान लो आपको कोई म्यूजिक पसंद है, आपके दोस्त को कोई दूसरा म्यूजिक पसंद है, ठीक है, आपको वो म्यूजिक पसंद नहीं है, तो आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई वो उसका अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता है, आप क्यों उसमें इंटरफेयर करोगे? तो ये चीजें यहाँ पे बताई हुई है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टकराव और संतुलन। टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित करना जरूरी है। एग्जाम्पल, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जो है गोपनीयता के अधिकार के साथ संतुलित होना चाहिए, ठीक है। अभिव्यक्ति की आजादी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दो, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें गलत चीज नहीं बोलनी, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को गलत नहीं बोलना, ठीक है। बिना अनुमति किसी की तस्वीर लेना या सार्वजनिक करना या उसकी जो प्राइवेसी होता है उसका हनन करना। मान लो आपने किसी की फोटो खींची, उसकी परमिशन के बिना उसको आपने फेसबुक वगैरह पे डाल दिया, उसको सार्वजनिक कर दिया, अब आप उसकी प्राइवेसी का हनन कर रहे हो, तो ये चीज़ अलाउड नहीं, ये चीज़ गलत माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकारों में टकराव हो सकता है, तो इस टकराव को हमें समझना है कि हमें अधिकार है, तो हमें अधिकार क्या है। अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की परमिशन के बिना किसी की फोटो वगैरह डाल दो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। फिर नागरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले जो नियंत्रण है उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार को लगता है कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है तो वो नागरिक की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन इन प्रतिबंधों का दुरुपयोग हो सकता है जिससे नागरिक स्वतंत्रता खतरे में भी पड़ सकती है। कई बार क्या होता है, इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। चेतावनी, सरकारें कई बार क्या होता है निरंकुश हो जाती है, तानाशाही वाली हो जाती हैं, तो वो लोगों की कल्याण करने की बजाय उनके अधिकारों का हनन कर सकती है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हमने पढ़ा था ना कि कुछ सिद्धांतकार ये मानते हैं कि अधिकार जो होते हैं वो जन्म सिद्ध हमको मिलते हैं, उसको कोई सरकार छीन नहीं सकती, उसको कोई रोक नहीं सकती। तो वो चीज़ गलत थी, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो किसी के अधिकारों को कम भी कर सकती है अगर सरकार को लगता है गलत। आप देखते हो कहीं पे कर्फ्यू लग जाता है तो कर्फ्यू में उस जगह पे आना जाना बैन हो जाता है, लोगों को इकट्ठा होने की मनाही होती है, ठीक है। तो सरकार वो क्यों लगाती है? क्योंकि मान लो कहीं दंगे हो जाते हैं तो सरकार उसको तितर बितर करने के लिए वहां पे कर्फ्यू लगा देती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर है अधिकारों का महत्व और सीमा। अधिकारों का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम सब समझ चुके हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं। अधिकार जो होते हैं संपूर्ण और सर्वोच्च नहीं होते, लेकिन लोकतांत्रिक समाज की नींव जरूर होते हैं, ठीक है। अधिकार ही सब कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसका इंपॉर्टेंस जरूर है। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का भी अपने को सम्मान करना चाहिए। केवल अपने अधिकार नहीं, दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जल्दी मैं आपके सारे चैप्टर करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको जरा भी डाउट हो, चैप्टर को समझने में दिक्कत हो, इसको ना 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। और मैंने एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना उसको ज़्यादा नहीं बदला है। जब आप मेरी इस वीडियो को देखोगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे तो आपको तो लगेगा यार ये सारी चीज़ें तो वीडियो में हमने देखी थी, मैंने ज़्यादा लैंग्वेज चेंज नहीं करी, वरना आपको फिर बिल्कुल अलग लगता। तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको चैप्टर, लेकिन वीडियो को 2-2 बार कम से कम देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।